हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक न्यू चैप्टर जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। तो आज इस चैप्टर का हम लेकर आ गए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है, जैसे कि आप नाम देख सकते हो, चैप्टर का नाम क्या है, ऑक्यूपेशंस। क्या? इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। अब इकोनॉमी का मतलब ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार हमारे देश का इकोनॉमी और ब्राजील का जो देश है उसका इकोनॉमी, ये दोनों देश का क्या कंपैरिजन है, और उसका भी कंपैरिजन हमने यूएस जैसे देश के साथ किया था, अमेरिका, यूएसए। तो देखा था हमने, इसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हमारा इंडिया काफी ज्यादा पीछे है ब्राजील से भी, और कहीं ना कहीं यूएसए से तो बहुत ज्यादा पीछे है। और इसीलिए शायद हमारे देश का इकोनॉमी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, और इसीलिए हमारे देश जो है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, नॉट डेवलप्ड कंट्री। डेवलप कंट्री नहीं बन पाया अभी तक। इसके पीछे कई सारे रीजन है, क्योंकि पर कैपिटा जो इनकम है हमारे देश का, कि हर एक नॉर्मल इंसान हर एक नॉर्मल इंसान जो है वो देश में बहुत ही कम पैसे कमा पाता है। ठीक है ना। ईयरली का जो पर कैपिटा इनकम था वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो प्लीज चेकआउट कर लेना हमारा लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने काफी डिटेल वाली बात की है, तो जाके देख लेना। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, और आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशंस की। इकोनॉमी की बात तो हम लोग ने कर ली प्रीवियस लेक्चर में, आज ऑक्यूपेशंस की बात कर लेंगे कि किस प्रकार। पहले हम बात करेंगे ब्राजील का, फिर उसका अगला एक और लेक्चर आ जाएगा, उसमें हम इंडिया का बात करेंगे। तो आज ब्राजील का हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के ऑक्यूपेशन जनरली लोग करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लोग करते हैं, ठीक है ना, फिर फिशिंग्स वगैरह करते हैं। तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या तरीका है करने का, वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। और आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स है ना, हमने बहुत पहले कंप्लीट कराए हुए हैं दोस्तों, आप जानते होंगे। साइंस 1 साइंस 2 बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा सिलेबस। मैथ्स 1 मैथ्स 2 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये भी 99% कंप्लीट है। मतलब एक एक चैप्टर बचे हुए हैं हर हिस्ट्री में से, एक ज्योग्राफी में से। जैसे कि आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी का भी हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है। मतलब गिने चुने 1-2 चैप्टर्स ही बचे हुए हैं, वो हम करा रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बने रहना। लेकिन आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आपके लिए हमने साइंस और मैथ्स का रिवीजन लेक्चर्स भी डालना शुरू कर दिया, वो भी वन शॉट तरीके से। तो वन शॉट रिवीजन वीडियोस कंटिन्यूस बना रहे हैं हम लोग, हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस उसके होते हैं, जिसमें हमने अब तक साइंस के कुछ 2 या 3 चैप्टर्स दोनों पार्ट के कंप्लीट कर दिए, मैथ्स के 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, वो भी एक ही फ्लो में, वन शॉट। उतना देख के जाओ, बस उतना देख के जाओ, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स निकलेंगे। और साथ में रेगुलर लेक्चर्स भी देखते रहना, क्योंकि उसका कंसेप्ट हमारे रेगुलर लेक्चर्स में भी छुपा हुआ है। तो दोनों मिला के देखोगे, ट्रस्ट में बहुत अच्छे से कंसेप्ट और नॉलेज क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैं तो यही चाहता हूं एज ए टीचर कि यार आप लोग में से बहुत सारे लोग, टैलेंटेड बच्चे लोग आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें, यार यही चाहता हूं मैं, ठीक है। तो अच्छे से करते रहना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे मुझे मैसेज कर लो। बहुत सारे लोग का मैसेजेस आते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी कर रहा हूं रिसेंट में, ठीक है। चलो तो आज क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करने वाले ऑक्यूपेशंस की। तो जनरली ब्राजील के जो लोग होते हैं ना, कई सारे टाइप के ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं। उसमें से जो पहला मैं ऑक्यूपेशन दे रहा हूं दोस्तों, वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सबके लिए कॉमन हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे हमारे देश में भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये हमारे देश के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं भी बात कर रहा हूं ऑक्यूपेशंस इन ब्राजील। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? ब्राजील के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारा जो तीसरा लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3 जब आएगा, उसमें हम इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज ये जो एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ने वाले ब्राजील का, तो इसमें क्या है, तो ब्राजील में अगर आप बात करोगे तो एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन। यानी कि वहां के लोग भी जो है ना, ये खेती बाड़ी को ना अपना मुख्य ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो अपनाते हैं। क्योंकि वहां के भी लोग कुछ ऐसे हैं जो खेती करना पसंद करते हैं। अब दूसरा यहां पे बात करें कि खासकर जो हाईलैंड एरिया और कोस्टल इलाका जो होता है, ठीक है ना, ब्राजील में भी जो हाईलैंड एरिया है, ठीक है ना, हाईलैंड एरिया और कोस्टल एरिया जो है दोस्तों, वहां के लोग तो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं एग्रीकल्चर करना। बाकी जो सेंट्रल पार्ट में आओगे तो वहां के तो चलो थोड़े कम है, लेकिन ये जो हाईलैंड इलाके होते हैं और जो कोस्टल इलाके होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग खेती बाड़ी आज के डेट में भी करते हैं। और उसके लिए आपको पता है कि फेवरेबल कंडीशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन इलाकों में एग्रीकल्चर रिलेटेड फेवरेबल कंडीशंस, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी अनाज पैदा करने के लिए, कोई भी खेती करने के लिए उसका एक सूटेबल मौसम चाहिए होता है, ठीक है ना। अब आप ठंडी के दिन में मैंगो का खेती करोगे तो मैंगो नहीं उगेगा। तो इस प्रकार की एक अपनी अपनी खेती होती है, ठीक है ना, एक सीजन होता है, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स आपने सुना होगा ना, ये तो आपने बचपन में 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसके भी सीजन्स होते हैं और फेवरेबल कंडीशंस जो टोपोग्राफी को क्या करता है, एक तरीके से पॉसिबल बनाता है कि उस तरीके का क्रॉप्स, उस तरीके का एग्रीकल्चर जो है वो हो पाए। तो ये सब चीज इसमें पॉसिबल हो पाता है। और जनरली जो
क्रॉप्स होते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स में आ जाते हैं आपके राइस और मेज, आपको पता है चावल, ठीक है, राइस जिसको हम लोग बोलते हैं चावल, मक्का, मेज होता है मक्का। तो ये टाइप की खेती बहुत ज्यादा देखी जाती है, सीरियल्स जो बोलते हैं ना हम लोग, अनाज, उस टाइप की खेती बहुत ज्यादा यहाँ पे देखी जाती है। सेंट्रल पार्ट में खासकर मेज की सबसे ज्यादा होती है, जो मक्का है ना, जो सेंट्रल ब्राजील में आप जाओगे तो मक्के की खेती काफी ज्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कमर्शियल क्रॉप्स। अब कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जिसको बेच के काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। एक होते हैं नॉर्मल क्रॉप, जैसे चावल, गेहूं, ये सब क्रॉप्स क्या होते हैं जिसको हम लोग उगाते हैं ताकि हम अपना पेट भर सके और थोड़ा बहुत बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको अपने खाने के लिए नहीं रखना चाहिए, उसको बेचा जाए तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स है, जैसे कि अगर बात करें कॉफी, आपको पता है ब्राजील इज अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ये भी आपको बताया था मैंने। तो कॉफी हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोकोआ, ये भी आपको पता होगा, चॉकलेट्स वगैरह बनते हैं इससे, कोकोआ बोलते हैं, ठीक है ना। कोकोआ पाउडर, कोकोआ का सीड्स भी आते हैं, उसको क्रश करके चॉकलेट्स बनाया जाता है। उसके अलावा रबर, बहुत सारे पेड़ में से रबर्स जो है आप निकालते हैं। रबर डायरेक्टली नहीं बनता है, पता है ना, उसका एक पानी जैसा गम जैसा चीज आता है, उसको सिंथेसाइज करके रबर्स बनाया जाता है। तो उस प्रकार से कई सारी चीजें जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। और ब्राजील जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर माना जाता है, खासकर कॉफी का और सोयाबीन का, यानी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करता है, तभी तो वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज को सप्लाई करता है। हमारे इंडिया में भी शायद कॉफी यहीं से आता होगा, ब्राजील से ही आता होगा ज्यादातर, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें होती है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है ब्राजील के अंदर जो ये सब चीज को बहुत ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मिनास गेरायस, एक स्टेट का नाम है, साओ पोलो, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है, मिनास गेरायस, ठीक है, मिनास गेरायस, फिर साओ पोलो, ये इसके बारे में तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था, साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो करके एक स्टेट है, सिटी है ब्राजील के अंदर। तो ये सब कुछ स्टेट सिटीज क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में ये टाइप के कमर्शियल प्रोडक्ट्स को, कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और काफी ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कई सारे फ्रूट जो है वो भी क्या करता है, ये जो ब्राजील जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बनाना हो गया। उसके अलावा बात करें कि जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं हम लोग, जैसे कि आपके लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है ना, ऑरेंजेस हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, जो सिट्रस विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी कई सारे यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत लोग फार्मिंग और जो कैटल बोलते हैं ना हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री टाइप का, यानी कि शिप, जो भेड़ होते हैं, शिप को पालना, कैटल्स को पालना, गाय बछड़े पालना, इस प्रकार के कई सारे जो है ना, वो सवाना ग्रासलैंड का जो रीजन है ब्राजील में, आप अंदर थोड़ा घुसोगे तो सवाना ग्रासलैंड है पूरा। तो ग्रासलैंड में रीजन में कैटल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उस टाइप की जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है और वहां से इन जानवर को पाला जाता है, शिप्स जैसे जानवर को, इनको पाल के उनकी मीट को रियर किया जाता है। मीट, मटन आपको पता ही है, तो मीट निकाला जाता है, उसको बेचा जाता है, खुद के लिए भी यूज किया जाता है। एंड डेयरी प्रोडक्ट जैसे गाय भैंस है अगर, ठीक है ना, और शिप से भी दूध निकाला जाता है, उनका काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं और ये सब चीज सप्लाई किया जाता है। क्लियर है? ये था उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री में हमने कंबाइन कर दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि ब्राजील एग्रीकल्चर करता है और उसके रिलेटेड और क्या क्या चीजें करता है। लेकिन इसके अलावा भी ब्राजील में कई सारे टाइप के ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो एक और ऑक्यूपेशन है बहुत ही अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग, आपने ये वर्ड सुना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में खनन। खनन मतलब क्या होता है, किसी चीज को खोद के निकालना। जैसे बहुत सारे जगह पे कंटिन्यूअसली माइनिंग्स होते हैं, जैसे हमारे जहां पे मैं रहता हूं वहां पे भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे पहाड़ों को माइन किया जाता है, ठीक है ना, और उसमें से पत्थर वगैरह जो होते हैं निकाला जाता है, स्टोन निकाला जाता है, स्टोन को क्रश करके पार्टिकल्स बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज में सप्लाई होते हैं और साथ ही में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है उसमें सप्लाई करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपके कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं जहां पे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, वहां पे आपको पता है छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल होता है, रेती का इस्तेमाल होता है। तो सब कहां से आता है? ये सब पहाड़ों को खोद के ही तो आता है, माइनिंग करके ही तो आता है। तो ये भी उनका एक क्या है, बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन जो है माइनिंग को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो माइनिंग्स होते हैं वो पत्थरों के लिए कम, मिनरल्स के लिए काफी ज्यादा होते हैं। तो मिनरल्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी जमीन, पहाड़ या फिर कोई भी चीज को जब खोदते हैं तो उसमें से मिनरल्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आज के डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स से भी ज्यादा मौजूद है। ये सब एलिमेंट्स कहां से आए? चलो मोस्ट ऑफ दी 20% में बोल सकता हूं जो मैन मेड है, जो इंसानों ने बनाए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एलिमेंट्स है उसको नेचर से ही मिला है, मतलब माइनिंग करके खोद के निकाला है। जो लोहा, लोखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, आयरन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये कहां से मिलता है? ये जमीन के अंदर से तो मिलता है। तो आप बोलोगे कि सर ये जमीन से इतना मोटा मोटा आयरन मिलता है क्या? नहीं, आयरन नहीं मिलता, ये मैग्नेटाइट के फॉर्म में
सॉरी फेराइट के फॉर्म में समथिंग मिलता है इस प्रकार का, मेरे को भी एक्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड इस प्रकार के कई सारे फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग सिंथेसाइज करके और बहुत सारी चीज उसमें केमिकल्स और क्या क्या चीज मिलाते हैं जो स्टील इंडस्ट्रीज बनाती है ना, लोहा, उस हिसाब से होता है, ठीक है ना। वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो गया थोड़ा, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्राजील का जो ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो पूरब बोलते हैं ना, पूरब ईस्ट को, तो ईस्ट वाला जो पार्ट है ब्राजील का, वहां पे बहुत सारे टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि निकेल हो गया, एनआई बोलते हैं ना निकेल, फिर कॉपर सीयू, कॉपर आपको पता ही है कॉपर, तो निकेल कॉपर, इसके अलावा आयरन हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, तो ऐसे कई सारे, ठीक है ना, मैंगनीज भी होता है एमएन, तो कई सारे इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर मैं उसको इन शॉर्ट नाम रखूं मिनरल्स, डायरेक्ट एलिमेंट्स बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें से प्यूरिफाई करके निकाला जाता है, लेकिन ये सब क्या मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, और उसके अलावा भी कई सारे कीमती चीज मिल जाते हैं, जैसे कभी कभी डायमंड मिल जाता है, आपने सुना है ना डायमंड, तो क्या होता है कभी कभी डायमंड कैसे बनता है आपको पता है, कार्बन डिपोजिशन बहुत ज्यादा सालों से पड़ा है, धीरे धीरे वो कैटिनेशन होते 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 डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड ही है ना, डायमंड क्या है, कार्बन से तो बना है, कार्बन से आपका ये भी बनता है, कोयला भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, सोचो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है ये सालों लगा देता है, मतलब बहुत सालों लगा देता है, तो डायमंड भी मिल सकता है कभी कभी। इसके अलावा कुछ कीमती एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बॉक्साइड वगैरह हो गया, ठीक है ना, बॉक्साइड आपको पता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए काम आता है बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड हो गया, तो ऐसे कई सारे और एलिमेंट्स और जो बाकी के मिनरल्स के रिसोर्सेस होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं माइनिंग की वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डिमांड है माइनिंग वर्क का, इसीलिए काफी ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग प्रोड्यूस करते हैं तो इसका सप्लाई ना सिर्फ उस कंट्री में, लेकिन बाहर देश की कंट्री में भी इन टाइप के मिनरल्स का जो है वो सप्लाई होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा दूसरा टॉपिक, माइनिंग, यानी ब्राजील में एग्रीकल्चर के साथ साथ माइनिंग भी होता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है ब्राजील के लोगों का, बहुत ही अच्छा सुंदर, और आज भी हमारे इंडिया में भी ऐसा फॉलो होता है, और शायद अच्छा भी मानता हूं मैं इसको, जो कि है फिशिंग, ठीक है। अब जो लोग को फिश पसंद है उनके मुंह में पानी आ जाएगा फिशिंग सुन के, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे हमारे जो फिश खाते होंगे डेली, मैं भी खाता हूं कभी कभी, ठीक है। तो फिश इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऐसा माना जाता है। जो नॉन वेज है उनके लिए, जो वेज है मैं उनको मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खाना चाहिए, लेकिन आपका अपना अपना चॉइस होता है। आई एम ए नॉन वेजिटेरियन पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू। बट बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, वेजिटेरियन होंगे, तो मैं आप लोग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा था, प्लीज इग्नोर दैट, ठीक है। चलो फिशिंग की बात करें, लेकिन फिशिंग खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन फिशिंग एक पुराना, बहुत पुराना ट्रेडिशन माना जाता है, एक बहुत पुराना ऑक्यूपेशन माना जाता है, जिसके वजह से लोग जिंदा थे। एक जमाना हुआ करता था जब लोग समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहते थे, तो उनको खाने को कुछ जब नहीं मिलता था, तो वो लोग समुद्र में से और नदियों में से ऐसे ही फिशेस को पकड़ के और उसको खाते थे। कोई कोई लोग तो कच्चा ही खाते थे उस जमाने में, जब आग का निर्माता नहीं हुआ होगा, मतलब जब फायर हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाया होगा, जब आग का आविष्कार हुआ ना, निएंडरथल मैन थे कि क्रो-मैग्नोन थे, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार के कुछ मैन थे, निएंडरथल मैन, उन्होंने आग का खोज किया, उसके बाद पकाना शुरू किया, ठीक है ना। चलो वो बात की बात है, लेकिन फिशिंग की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ब्राजील का जो सी कोस्ट इलाका है बहुत ही लंबा चौड़ा इलाका है, लगभग 7,000 किलोमीटर, 7,400 किलोमीटर का कोस्ट लाइन एरिया है, यानी कि समुद्री तट जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि इतना आसपास क्या है, समुद्र है, ठीक है ना। और इसके लिए ये जो ब्राजील का जो ये कोस्ट लाइन इलाका है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है फिशिंग के लिए, बहुत ही सुंदर माना जाता है कि यहाँ पे फिशेस बहुत सारे टाइप के अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ब्राजील है ना, ब्राजील के अंदर कुछ वार्म करंट, जैसे आपको पता है ना, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स होते हैं, तो वार्म करंट्स भी फ्लो होते हैं, कोल्ड करंट्स भी फ्लो होते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे फिशेस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, और मछुआरे जो होते हैं काफी खुश रहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो लोग फिशिंग कर पाते हैं, ठीक है ना। और ये काफी ट्रेडिशनल माना जाता है, यानी कि पारंपरिक बोलते हैं ना, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, एक गाँव होता था, उसमें जो फिशिंग कर रहा है, फिर उसके बच्चे पैदा हुए, वो भी फिशिंग ही करेंगे, तो इस प्रकार से पारंपरिक ये जो फिशिंग टेक्निक है वो माना जाता था, ठीक है। तो पारंपरिक माना जाता था, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे जो मछुआरे होते थे वो इंडिविजुअल तरीके से मछली मारने जाते थे, यानी कि खुद ही चले जाएंगे, अपनी नाव लेके, अपनी छोटी सी बोट लेके चले जाएंगे, फिशिंग करके आएंगे। लेकिन कभी कभी पूरे ग्रुप में भी होता था, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता था और ग्रुप लेवल पे भी होता था। और कौन कौन सी टाइप के फिशेस मिलते थे जनरली, स्वर्ड फिश उस जगह पे, यानी ब्राजील में स्वर्ड फिश हो गया। स्वर्ड फिश मतलब क्या होता है पता है, ऐसा एक मस्त, तो उसके एक फिश रहेगा जिसके ना नाक के आगे, मतलब नाक बोल लो मुंह बोल लो ना, इतना लंबा चोच रहेगा जो तलवार जैसा दिखेगा। आपने देखा होगा, डिस्कवरी नेट जो चैनल होता है ना, उस सब पे देखना जाके, या फिर इंटरनेट पे सर्च मार लेना, ऐसा ना एकदम धारदार तलवार जैसा आगे रहेगा, उसको स्वर्ड फिश बोलते हैं। उसके अलावा लॉबस्टर्स होते हैं, मतलब लॉबस्टर्स मतलब वो बड़े वाले खेकड़े जैसे होते हैं ना, लॉबस्टर्स बोलते हैं। झींगा होता है, श्रिम्प्स होते हैं, श्रिम्प्स झींगे जैसे बोलते हैं उसको हम लोग, श्रिम्प्स हो गए। इस प्रकार के कई सारे टाइप के फिश, सार्डीन हो गया, सार्डीन छोटी छोटी मछली होती है, सार्डीन्स, ठीक है।
इस प्रकार के कई सारे फिशेस आपको वहां पे उस ब्राजील के रीजन में देखने मिल जाती हैं, जो लोग कई क्या बोलते हैं पीढ़ियों से फिशिंग करते आ रहे हैं और कई सालों से उसको कंज्यूम करते आ रहे हैं। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग बेचते हैं और कमर्शियल पर्पज में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। और फिश का जो रिसोर्स है काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि फिश से बहुत सारे ऑयल्स भी निकलते हैं। वो ऑयल्स का इस्तेमाल लोग मेडिसिन बनाने में और कई सारे एडिशनल सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और खासकर जो अमेजॉन रिवर है, जैसे आप जानते हो कि ब्राजील में एक बहुत बड़ा नदी है, नदी मतलब पूरा एक रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, वहां पे पानी भी बहता है, तो वहां पे भी बहुत सारे प्रकार के आपको फिश जो है देखने मिल जाएगी। ठीक है, और काफी अच्छी तरीके से वहां पे फिशिंग किया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। तो हमने 3 जो ब्राजील का मुख्य ऑक्यूपेशन जो था, जैसे कि हमने बात किया सबसे पहले कि ब्राजील का जो मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, फिर हमने देखा माइनिंग, फिर देखा हमने फिशिंग। ऐसे कई सारे और भी छोटे छोटे ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो ये हमारा ब्राजील का जो ऑक्यूपेशन का पार्ट है यहाँ पे होता है समाप्त। वैसे ही एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा मैं, जिसको हम लोग बोलेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में खासकर कि कौन सा जो ऑक्यूपेशन है उसको ज्यादा माना जाता है, कि क्या है, एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, सब चीज हमारे इंडिया में भी होता है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इंडिया को कंसीडर करके चलेंगे। तो वो हमारे लेक्चर नंबर 3 में आएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहना और प्यार दिखाते रहना। तो ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबको शेयर कर देना। एंड दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।